हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अच्छे होंगे आप। कल मैंने आपको मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया था। आज मैं तुम्हें उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र से रूबरू करवाऊंगा। तो आज का टॉपिक है अपना मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो पहला जिसे बिंदु मैं आपको बताऊं, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यंत जटिल और विस्तृत है। ये मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो जटिल है, जटिल एवं विस्तृत है, जटिल एवं विस्तृत है। इस मानव भूगोल की प्रकृति में मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच में क्या संबंध पाया जाता है, उन सभी संबंधों का जो अध्ययन है वो इस प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात संपूर्ण मानव भूगोल का प्राकृतिक वातावरण के साथ में क्या संबंध है, उन संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस मानव भूगोल की प्रकृति को जीन ब्रूस ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो जीन ब्रूस इसने मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से, उसी प्रकार मानव भूगोल का संबंध स्थान से है। यानी विद्यार्थियों, यदि मानव भूगोल की प्रकृति विस्तृत और जटिल है, इसे जीन ब्रूस महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है कि अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है। आप देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कीमतों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है। यानी भूगर्भ शास्त्र विषय में हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र का संबंध पेड़ पौधों से है। यानी वनस्पति कितने प्रकार की पाई जाती है, वनस्पतियों का गहन विस्तृत जो अध्ययन है वो हम वनस्पति शास्त्र के अंदर करते हैं। उसी प्रकार मानव भूगोल का जो संबंध है वो स्थान से, यानी मूल किस क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, मरुस्थलीय प्रदेश का, पर्वतीय क्षेत्र का, मैदानों का, पर्वतों का, पठारों का, सागरों का, यानी उस मानव भूगोल का मूल संबंध स्थान से है। इसमें मानव की भूमिका अहम होती है। आप देखते हैं कि जैसे जो मानव भूगोल है, उस मानव भूगोल में मुख्य जो वातावरण जो इर्द गिर्द करता है वो मनुष्य के साथ इर्द गिर्द करता है। आप देखते हैं कि रेडजेल ने इसके बारे में बहुत ही अच्छे से लिखा था। रेडजेल महोदय जो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, कल मैंने आपको बताया था, ये प्रकृतिवादी थे। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में बताया कि मानव भूगोल
मानव समाज और धरातल के बीच पाए जाने वाले संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषण शब्द पर जोर दिया था, इसीलिए रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। विद्यार्थियों, 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, आधुनिक मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? आंसर रेटजेल। रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे, प्रकृतिवादी थे, प्रकृति को सर्वसर्वा मानते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव भूगोल की जो प्रकृति है वो प्रकृति इन तथ्यों से स्पष्ट होती है कि मानव भूगोल मानव और प्राकृतिक वातावरण के बीच में जितने भी संबंध पाए जाते हैं, उन विस्तृत प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण, उन सभी वातावरणों का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो नेक्स्ट जैसे आपका टॉपिक है इसका विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। जिस प्रकार इसकी प्रकृति है और अब नेक्स्ट है इसका मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। यानी मानव भूगोल का विषय क्या है, इस मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप देखते हैं कि मैंने आपको मूल बात बताई थी कि मानव भूगोल के अंतर्गत 2 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला मानव और दूसरा प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण यानी मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है, उस विषय क्षेत्र को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसके 2 मूल बिंदु हैं। पहला मानव और दूसरा प्राकृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि 2 तथ्य महत्वपूर्ण है जिसमें बार बार आप इस मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे, चाहे इसका विषय क्षेत्र पढ़े, चाहे इसकी प्रकृति पढ़े, चाहे इसका अर्थ पढ़े। इन सभी के अंतर्गत मूल बिंदु बार बार ये चीज घूमती है। मैंने आपको बताया था कि या तो मानव उस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है या फिर इस प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव अपने आप को ढालता है। 2 बिंदु महत्वपूर्ण है, समायोजन एडजस्टमेंट, या तो प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना या प्रकृति को अपने अनुसार बनाने का प्रयास करना। अब देखो मैं आपको बता दूं मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आप देखते हैं कि सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है जनसंख्या। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। सिर्फ बिंदु बिंदु लिखने के लिए 4 बिंदु आप लिखेंगे, आधा 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 अंक का ये प्रश्न आता है। तो इसमें कोई डिटेल जैसे आपको निबंधात्मक जैसे नहीं लिखना पड़ता है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र के बिंदु लिखिए, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत आपको इसके 4 बिंदु, इन 4 बिंदुओं को आपको नोट करना होगा। तो पहला जैसे इसका बिंदु है जनसंख्या, पॉपुलेशन। आप देखते हैं कि मानव भूगोल का जो मूल उद्देश्य है उस मूल उद्देश्य में जनसंख्या, मैंने आपको 2 बिंदु बताए थे कि मानव और प्राकृतिक वातावरण। तो सबसे पहली जैसी स्थिति है मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र उसमें अध्ययन करते हैं, तो उससे पहला बिंदु आता है जनसंख्या। आप देखते हैं कि जनसंख्या किसे कहते हैं, इससे आप अच्छे से रूबरू हो कि जनसंख्या किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निश्चित समय में निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम कहते हैं जनसंख्या। यानी जनसंख्या किसी क्षेत्र में और निश्चित उसकी सीमा होती है और निश्चित उसकी अवधि होती है। आप देखते हैं कि हम जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष बाद करते हैं।
तो ये निश्चित समय हो गया, निश्चित स्थान, एक भारत की भौगोलिक सीमाएं निश्चित होती है। उसी प्रकार को हम कहेंगे जनसंख्या। तो इस जनसंख्या के अंतर्गत कि उस प्रदेश में जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में स्त्री कितने, पुरुष कितने, वहाँ का लिंगानुपात कितना, उसकी साक्षरता कितनी है, उस देश की आबादी कितनी है, उन सभी बिंदुओं का जो अध्ययन है वो हम इस मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। दूसरा इसका जैसे बिंदु है विषय क्षेत्र का, उसमें है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के संसाधन कह दो या प्राकृतिक संसाधन कह दो। दूसरा मूल बिंदु आ जाता है संसाधन। वैसे संसाधन मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त द्वारा होते हैं, जैसे मृदा, जल, वायु, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा मानवीय संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उसको हम मानवीय संसाधन कहते हैं, जैसे सड़क का निर्माण, बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, एरोप्लेन का निर्माण, जितनी भी जैसे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उन सब का जो निर्माण है वो मनुष्य के द्वारा निर्मित है, तो मानव संसाधन के अंतर्गत आता है। तो प्रदेश के संसाधन, इन संसाधनों जितने भी संसाधन हैं, मैंने आपको दो संसाधन बताए थे प्रदेश इसमें, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। अब इस मानवीय को हम सांस्कृतिक भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो निर्मित है वो सांस्कृतिक कहलाता है। तो प्राकृतिक में मैंने आपको बताया था कि जल प्राकृतिक नेचुरल है, इसका मनुष्य निर्माण नहीं करता। मृदा है, वायु है, वनस्पति है, ये सारे प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। मानवीय संसाधन मानव के द्वारा निर्मित गतिविधियों के द्वारा निर्मित जो संसाधन है वो मानवीय संसाधनों के अंतर्गत आता है। तो दूसरा जो बिंदु है आपका प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उन प्राकृतिक संसाधनों का जो अध्ययन है वो इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा बिंदु है सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण का मतलब है कि मनुष्य के द्वारा निर्मित गतिविधियां, वो एक सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर जहां जहां तक दूर तक जो भी दृश्य मानव के द्वारा निर्मित है वो सांस्कृतिक वातावरण कहलाता है, सांस्कृतिक भूदृश्य कहलाता है। तो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित वातावरण है उस निर्मित वातावरण से बड़े बड़े बांधों का निर्माण करना, पुलों का निर्माण करना, एसी का निर्माण करना, वायुयानों का निर्माण करना, टेक्निकल बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण करना, ये जितने भी जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन, बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करना, आप देखते हैं कि सड़कों का निर्माण, पुल, रेलवे, इन सब का निर्माण, इस धरातल पर आपको जो भी दृश्य मानव के द्वारा निर्मित दिखाई देता है वो सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है। अर्थात मनुष्य द्वारा निर्मित वातावरण, मनुष्य द्वारा निर्मित गतिविधियां, उन सभी गतिविधियों का अध्ययन। जैसे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं अगर आपके समझ में आए तो, जैसे उद्योग मानव द्वारा निर्मित है, कृषि कार्य मानव के द्वारा निर्मित है, भवन का निर्माण मानव द्वारा निर्मित है, सड़क मानव के द्वारा निर्मित है, बांध जहाँ बिजली का उत्पादन किया जाता है, सिंचाई में काम आता है, मत्स्य पालन किया जाता है, कई गतिविधियां संपन्न होती है। तो इन सब का जो निर्माण है वो मानव के द्वारा निर्मित है। तो इन सब गतिविधियों का जो अध्ययन है वो एक भूगोल का विषय क्षेत्र है। भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत ही व्यापक है। चौथा बिंदु है वो है आपका कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम। अब कालिक अनुक्रम का मतलब है समय, कालिक अनुक्रम का मतलब है कि समय की भूगोल का जो विकास हुआ, भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। तो भूगोल का विकास कब हुआ
और समय के साथ में उसमें कब कब परिवर्तन हुआ, उन सभी परिवर्तनों का जो अध्ययन किया जाता है वो कालिक अनुक्रम कहलाता है। यानी भूगोल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा, काल की दृष्टि से कितने भागों में बांटा, कब भूगोल का विकास हुआ, वो सारी गतिविधियों का अध्ययन हम कालिक अनुक्रम में करते हैं। इसका चौथा बिंदु है अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। अन्य प्रदेशों के साथ संबंध। प्यारे विद्यार्थियों, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है जहाँ कब क्यों जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। उन्हीं उत्तरों का अध्ययन इस भूगोल का विषय क्षेत्र कहलाता है। तो अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध, एक प्रदेश जिसमें एक ही प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती है उसे प्रदेश कहा जाता है। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश, उस मरुस्थलीय प्रदेश में जलवायु की दशाएं आप देखते हैं कि शुष्क जलवायु पाई जाती है, तापमान अधिक पाया जाता है, वनस्पति का अभाव होता है, वर्षा की मात्रा कम होती है। तो ऐसी दशाओं वाले, चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में हो, वो एक प्रदेश कहलाता है। जैसे भारत का मरुस्थल, चीन का मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल, अमेरिका का मरुस्थल। मरुस्थल शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि इसकी जो भौतिक दशाएं हैं वो सभी जगह समान पाई जाती है। तो अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध, जैसे भारत का अमेरिका के साथ में, भारत का चीन के साथ में किस प्रकार का संबंध है, मित्रतापूर्ण व्यवहार है या कूटनीतिज्ञ है या दो देशों के मध्य कैसे संबंध है, उन सभी संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र कहलाता है। तो आपकी समझ में आया होगा कि भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है? मानव। यानी इस मानव भूगोल में मानव से संबंधित गतिविधियों का ही संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उस विषय क्षेत्र के अंतर्गत 4 बिंदु हैं और 4 बिंदु मैंने आपको बताया था कि पहला जनसंख्या, दूसरा प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा सांस्कृतिक वातावरण, चौथा कालिक अनुक्रमण और 5वां बिंदु मैंने आपको बताया था अन्य प्रदेशों के साथ में संबंध। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 अंक। तो मैं मानता हूँ कि जिस चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका मूल जैसे क्या है। नेक्स्ट बिंदु है मानव भूगोल का विकास। लास्ट बिंदु है इस चैप्टर का। तो मानव भूगोल का विकास कब हुआ और कैसे कैसे हुआ? मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास। विद्यार्थियों, मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। 18वीं शताब्दी। मूल बात याद रखेंगे आप, भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, मानव भूगोल का विकास कब से माना जाता है? तो मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है। अब मानव भूगोल का जो विकास है, प्राचीन काल से मानव भूगोल का विकास हुआ, इसलिए मानव भूगोल के विकास को पढ़ने के लिए अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला प्राचीन काल, प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? अध्ययन की दृष्टि से
अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि प्रारंभ में, शुरुआत। आप देखिए कि जो प्राचीन काल है, उस प्राचीन काल में मूल जो बिंदु मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राचीन काल में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। तकनीकी ज्ञान का अभाव था। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव था। इसी के अंतर्गत पढ़ लें आप। मानवीय क्रियाएं गौण थी। मानवीय क्रियाएं नहीं थी, यानी प्राकृतिक जो शक्तियां हैं वो सर्वे सर्वा थी। तो आपकी समझ में आ गई कि प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं कम थी, तकनीकी ज्ञान का अभाव था, प्राकृतिक शक्तियां ही प्रमुख थी। सूर्य, चंद्रमा, जल, इन सभी को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। सर्वे सर्वा प्राकृतिक शक्तियां थी। मनुष्य का स्थान गौण था। मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार ही ढालता था। प्राचीन काल में भूगोलवेत्ता थे। प्राचीन काल के जो भूगोलवेत्ता थे उसमें थे थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस और हिकेटियस। ये प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता थे। थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस। स्टूडेंट्स आप जानते हो कि हेरोडोटस जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, ये भी प्राचीन काल के भूगोलवेत्ता थे। हिकेटियस, इसने उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था, इसलिए इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। इसने उपलब्ध जो ज्ञान था उस ज्ञान को व्यवस्थित किया, इसलिए इसे आधुनिक काल भूगोल का जनक कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? भूगोल का जनक पिता। भूगोल की उत्पत्ति किसने की, उसे किसने किया? तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने उपलब्ध ज्ञान को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसलिए हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी। कल मैं आपको इसके तीनों बिंदु और उनकी सार के बारे में और एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस